तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को जो है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। एबोनी वृक्ष, एबोनी वृक्ष की बात करें तो एबोनी वृक्ष कौन से वनों में मिलते हैं? शंकुधारी सदाबहार वनों में, या भूमध्यसागरीय वनों में, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, या फिर पर्वतीय मानसून वनों में। तो उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है तो उनमें क्या मिलते हैं? एबोनी वृक्ष पाए जाते हैं। तो शंकुधारी सदाबहार की बात करते हैं, शंकु यानी कि जो इस प्रकार से शंकु आकार के होते हैं, तो शंकुधारी सदाबहार जो वन है यहाँ पर देवदार, चीड़ आदि प्रमुख वृक्ष है। एक तो देवदार, देवदार और चीड़, देवदार और चीड़ कौन सा वृक्ष है? देवदार और चीड़ जो है शंकुधारी सदाबहार वनों के अंतर्गत आता है। शंकुधारी सदाबहार वनों, शंकुधारी सदाबहार वन जो है देवदार और चीड़, अगर बात करें देवदार और चीड़ किसके अंतर्गत आ जाएंगे? शंकुधारी सदाबहार वनों के अंतर्गत देवदार और चीड़ के वृक्ष आ जाएंगे। भूमध्यसागरीय की बात करें तो भूमध्यसागरीय एबोनी इन प्रमुख वृक्षों की प्रजाति नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो एबोनी जो है इन्हीं के अंतर्गत आता है। एबोनी जो एक मूल्यवान कठोर लकड़ी वाला वृक्ष होता है। एबोनी जो वृक्ष होता है उस वह बहुत ही कठोर लकड़ी वाला वृक्ष होता है एबोनी, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एबोनी पाया जाता है। तो चीड़ और अपन ने बात कर ली है चीड़ और देवदार की, तो शंकुधारी सदाबहार वन है चीड़ और देवदार। पर्वतीय मानसून, पर्वतीय मानसून यह जो है इसका वितरण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इसका प्रमुख वितरण क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तालाब जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें खाद्य जो श्रृंखला है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जलीय कीट से, छोटे मछली से, पाद पल्लवक से, या जंतु पल्लवक से। तो उत्तर हो जाएगा पाद पल्लवक से। जलीय कीट ये उपभोक्ता होते हैं, यानी खाने वाले होते हैं। छोटी मछली खाद्य श्रृंखला में आगे के स्तर का उपभोक्ता है। पाद पल्लवक ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। पादप और जंतु पल्लवक ये सामान्यतः पादप पल्लवक को खाते हैं। जो पादप पल्लवक होते हैं उनको कौन खाते हैं? जंतु पल्लवक। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अगर बात करें पूर्वी घाट की तो पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, गुरु शिखर, अन्नामुड़ी, दोदा बेट्टा। तो उत्तर हो जाएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वह पूर्वी घाट का सबसे प्रमुख ऊंची चोटियों का एक शिखर है। कौन सा? महेंद्रगिरी। ध्यान रखें महेंद्रगिरी जो है कौन सी घाट का? पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटियों में से एक है महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी उत्तर हो जाएगा। इसके पश्चात है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी होती है। और अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट के सर्वोच्च चोटी है। तो ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले पूछा था गुरु शिखर, पहले पूछा गया है पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है। और पश्चिमी घाट का यदि पुल है तो पश्चिमी घाट का कौन हो जाएगा? अन्नामुड़ी। ध्यान रखें पश्चिमी घाट का कौन हो जाएगा? अन्नामुड़ी। सर्वोच्च चोटी है अन्नामुड़ी, ठीक है। इसके पश्चात चलते हैं आगे। दोदा बेटा, दोदा बेटा गलत है, नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। दोदा बेटा कहाँ पर है? दोदा बेटा भी ध्यान रख ले, कहाँ पर है? नीलगिरी। नीलगिरी में क्या है? दोदा बेटा। दोदा बेटा कहाँ पर है? दोदा बेटा नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। आगे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? तो एक लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस। उत्तर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट निम्न श्रेणी का कोयला होता है। यदि लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट कौन सा होता है? लिग्नाइट निम्न श्रेणी का कोयला होता है। पीट, पीट कोयला बनाने की प्रारंभिक जो अवस्था होती है, प्रारंभिक जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? पीट, ठीक है। क्योंकि उसको पीट के ऐसे समझ लेना, पीट के पीटा जाता है कोयले को, तो इस वजह से पीट जो होती है कि वो क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था। तो पीट कोयले की प्रारंभिक अवस्था होती है। और लिग्नाइट जो होता है वो निम्न श्रेणी का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट लगभग सही है। और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 99% यानी 100% होती है, ये कह सकते हैं अपन। तो एंथ्रेसाइट जो वो बिल्कुल सही है। तो कार्बन की मात्रा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा होती है। बिटुमेंस, बिटुमेंस उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है बिटुमेंस, लेकिन एंथ्रेसाइट से निम्न श्रेणी का होता है। अगर बात करें 4/2/2023 शिफ्ट सेकंड के पेपर की, तो उसमें भारत के भूगोल से संबंधित निम्न प्रश्न पूछे गए थे। सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में खाली जगह की कमी को कम करने के लिए किया जाता है। जो सुनहरा जो चावल उगाया जाता है वो कौन सी कमी को पूरा करने के लिए उगाया जाता है? सुनहरा चावल विटामिन ए, फोलिक अम्ल, मैग्नीशियम या विटामिन B12। तो विटामिन ए की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए कौन सा चावल उगाया जाता है? वह जो है विटामिन ए जो होता है वो सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं, यानी कि सुनहरा चावल। तो सुनहरा चावल में क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। ध्यान रखें विटामिन ए की मैं बात करूँ तो विटामिन ए की पूर्ति के लिए जो है गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल उगाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो शरीर में विटामिन ए का क्या बन जाता है? स्रोत बन सकता है। शरीर में विटामिन ए का स्रोत बन सकता है।
फोलिक अम्ल की बात करते हैं तो फोलिक अम्ल गोल्डन राइस का मुख्य उद्देश्य फोलिक अम्ल की कमी दूर करना नहीं होता। मैग्नीशियम गलत है, विटामिन B12 गलत है। एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक क्या होता है? एक जलीय जो पारितंत्र होता है उसमें उत्पादकता का सीमा कारक क्या होता है? जल, वायु, मृदा, प्रकाश। उत्तर हो जाएगा प्रकाश। जल, जल की बात करें, जलीय पारितंत्र में जल तो उपलब्ध रहता ही है, इसलिए प्रश्न उत्तर नहीं है, प्रश्न का अपेक्षित उत्तर नहीं है। वायु, वायु की बात करें, वायुमंडलीय गैसें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन प्राथमिक उत्पादकता में, प्राथमिक जो उत्पादकता यानी कि जो पादप बनाते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति जरूरी होती है, उसी में प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया करते हैं, तो इस वजह से प्रकाश की उपलब्धता प्रमुख सीमा कारक हो सकती है। उसके पश्चात बात करें मृदा की, सामान्य जलीय पारितंत्र में मृदा प्राथमिक सीमा कारक नहीं होता। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके प्रकाश बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है पौधों के लिए, उसकी गहराई के साथ उपलब्धता क्या हो जाती है? घटती जाती है। जैसे जैसे मान लो ये पानी है तो जैसे जैसे ये गहराई में ज़्यादा जाएगा प्रकाश, वैसे वैसे इसकी उपलब्धता घटती जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है, उसकी गहराई के साथ उपलब्धता घटती जाती है। इसके पश्चात बात करें निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखलाएं, हिमालय से संबंधित श्रृंखला कौन सी है? धौलाधार, महाभारत, दिए गए सभी या पीर पंजाल। तो दिए गए जितने भी है वह सभी के सभी किससे संबंधित है? हिमालय श्रृंखला से संबंधित है। एक कौन सी श्रृंखला से? हिमालय श्रृंखला से संबंधित है। एक तो धौलाधार है, महाभारत है, और एक पीर पंजाल है, पीर पंजाल दर्रा। दिए गए सभी। तो धौलाधार, धौलाधार की बात करें, धौलाधार कहाँ मिलेगा अपन को? मध्य हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणी कौन सी है? अगर बात करें मध्य हिमालय तो मध्य यानी कि सबसे छोटी, एक तो यह सबसे छोटी और एक बीचों बीच पाई जाती है। कहाँ पर? हिमालय में। तो हिमालय के बीचों बीच और सबसे छोटी पाई जाती है क्या? धौलाधार। ध्यान रखना धौलाधार, धौल तो बीच में पाई जाएगी तो धूल से ध्यान रख लेना मध्य में। और वैसे भी इसमें ध आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है? ध। तो मध्य में कौन सी पाई जाएगी? धौलाधार, और जल सबसे छोटी है। अगली बात करें महाभारत, महाभारत नेपाल क्षेत्र की लघु हिमालय श्रेणी से संबंधित है। अगर बात करें महाभारत तो महाभारत देखो, महाभारत से ध्यान रख लेना आप। महाभारत से क्या ध्यान रखोगे? महाभारत किसकी? नेपाल की। लघु हिमालय मतलब हिमालय की, तो हिमालय की श्रेणी तो है सही महाभारत, ठीक है, हिमालय की श्रेणी है महाभारत, लेकिन कहाँ की है? नेपाल की है और सबसे छोटी है। दिए गए सभी जो है तीनों नाम हिमालय लघु या मध्यम श्रेणी से संबंधित हो जाते हैं। पीर पंजाल, पीर पंजाल जो दर्रा होता है वो कश्मीर क्षेत्र में लघु हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणी होती है। पीर पंजाल, पीर पंजाल कहाँ पर है? पीर पंजाल, पीर पंजाल कहाँ पर है? कश्मीर में। ऐसे ध्यान रख लेना, पीर, पीर से क्या हो जाएगा? कश्मीर, कश्मीर और पीर, पीर कश्मीर। तो पीर पंजाल कहाँ पर है? कश्मीर में, पीर कश्मीर। तो पीर पंजाल कश्मीर क्षेत्र में लघु हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत आता है। गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखो गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुड्डी राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या बेंगलुरु। तो उत्तर हो जाएगा चेन्नई। गुड्डी कहाँ पर है? गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा चेन्नई। कहाँ पर है गुड्डी? गुड्डी हो जाएगा चेन्नई। ये गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? वो चेन्नई में है। गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चेन्नई में। नेक्स्ट, कोलकाता गलत है और चेन्नई सही हो जाएगा। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी, देखो पूछ ली जाती है हिमालय की तीसरी सबसे तीसरे नंबर की पूछी, 1 2 3। तो तीसरी सबसे ऊंची सर्वाधिक ऊंची चोटी धौलागिरी नहीं है, नंगा पर्वत नहीं है, नंदा देवी नहीं है, मकालो। तो क्या हो जाएगा? मकालो। अगर बात करें मकालो के, धौलागिरी नेपाल में स्थित, धौलागिरी ध आ रहा है तो सबसे लघु और मध्य, हिमालय की लघु और मध्य आया था ऊपर, तो लघु और मध्य चोटी है धौलागिरी, जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। नेपाल में स्थित विश्व की प्रमुख ऊंची चोटियों में से एक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व के जो प्रमुख जो चोटियाँ हैं ना ऊंची ऊंची, उनमें से एक है धौलागिरी, जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगर बात करें किसकी? नंगा पर्वत की, नंगा पर्वत कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अधिकृत क्षेत्र में स्थित ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। तो ध्यान रखें नंगा पर्वत कहाँ पर है? पीर पंजाल की बात करें, पीर पंजाल कश्मीर में है, और नंगा पर्वत कहाँ पर है? नंगा पर्वत कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ध्यान रख ले। नंदा देवी उत्तराखंड भारत की अत्यंत ऊंची चोटी, मतलब भारत देश की अत्यंत ऊंची चोटी कौन सी है? अत्यंत ऊंची चोटी नंदा देवी। मकालो की बात करें, मकालो प्रश्न पत्र में सही विकल्प है और अंकित है। मकालो हिमालय की अत्यंत ऊंची चोटी में शामिल होते हैं। तो मकालो जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अत्यंत ऊंची चोटी कौन सी है? मकालो। तो ध्यान रखें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मकालो है। नंदा देवी उत्तराखंड में,
नंगा पर्वत पाकिस्तान में, धौलागिरी नेपाल में स्थित विश्व की सबसे प्रमुख चोटियों में से एक है। 5/2/2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं। देखो पहले भी आया था ये शंकुधारी वन, मैंने आपको बताया था इशारा करके, इस प्रकार के जो वन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो वन होते हैं शंकु वाले वो कहाँ पर माने पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में, पर्वतीय वन में, या फिर मैंग्रोव वन में, या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। तो उत्तर हो जाएगा पर्वतीय वन। जो पर्वतीय जो वन होते हैं वो किस आकार के होते हैं, पर्वत भी आपने देखा होगा, पर्वत भी ऐसे करके ऐसे 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 इस आकार के पर्वत होते हैं। तो इनमें भी शंकु हैं एक प्रकार से। तो शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाएंगे, पर्वतीय। ऐसे ध्यान रख लेना, पर्वत शंकु वाले होते हैं तो शंकुधारी वृक्ष भी कहाँ पाए जाएंगे, पर्वत में पाए जाएंगे, तो पर्वतीय वन कहलाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत शुष्क और अर्ध शुष्क, अगर बात करें किसकी, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, कौन से, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन की बात करें तो कहाँ पर मिलेंगे, कांटेदार वन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये पाए जाएंगे। अगर बात करें पर्वतीय वनों की तो पर्वतीय वन बिल्कुल सही आंसर है इसका। हिमालय के जो ऊंचे भाग है वहाँ पर क्या पाया जाता है, देवदार पाया जाता है, चीड़ पाया जाता है, फर पाया जाता है। जो पर्वतीय जो वन है, शंकुधारी जो वन है, उनमें कौन कौन से आते हैं, एक तो चीड़ आता है, एक देवदार आता है, एक और नया नाम है फर। कौन सा है, फर। तो ध्यान रखें, पर्वतीय वनों में हिमालय के ऊंचे भागों में चीड़, एक तो है चीड़, एक है देवदार और एक है फर। तो आदि शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, पर्वतीय वन कहलाते हैं। ठीक है। और कांटेदार उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो समुद्र तटीय ज्वारीय क्षेत्रों में, यानी कि समुद्र तटीय जो ज्वार भाटा आता है वहाँ पर, समुद्र तटीय ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनस्पति कहलाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें तो सदाबहार, यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार की बात आ गई तो चौड़ी पत्ती वाले वन, सदाबहार का मतलब होता है चौड़ी पत्ती वाले वन। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक, विंध्यन, अन्नामलाई या अरावली। तो उत्तर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक की बात करें तो शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम पर्वत श्रेणी। अगर क्वेश्चन फिर से आ सकता है ये, तो भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे बाहरी कौन सी, शिवालिक। शिवालिक सबसे बाहरी और सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक। तो सबसे नवीनतम और सबसे बाहरी जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी हो जाएगी, शिवालिक, उत्तर हो जाएगा। इसके पश्चात विंध्यन, प्राचीन भू आकृतिक संरचना विंध्यन कहलाते प्राचीन, यानी कि विंध्यन तो विंध्यन कगारभून में तो प्राचीन है, इस वजह से जो विंध्यन जो है प्राचीन भू आकृति के अंतर्गत आते हैं। नवीन शिवालिक हो जाएगी। अन्नामलाइन की बात करें, अन्नामलाइन कहाँ पर है, अन्नामलाई दक्षिण में, कौन सी दिशा में है, दक्षिण भारत की प्राचीन, दक्षिण भारत की अन्नामलाई भी क्या है, अन्नामलाई भी प्राचीन है, अन्नामलाई भी प्राचीन है, कहाँ के, दक्षिण भारत की संरचना का भाग है। ठीक है, आगे देखें, अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। विश्व की पूरे संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों की बात करें तो अरावली उनमें से एक है। आगे बात करें, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत और किसके सहयोग का परिणाम है, अरुण नया नाम है, तो अरुण से ध्यान रखना, अरुण जल विद्युत जल से क्या बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है ये परियोजना है। तो जल से विद्युत बनाने वाली अरुण परियोजना किस किस के सहयोग से बनी है, एक तो भारत के और एक अन्य अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान या नेपाल। तो उत्तर हो जाएगा नेपाल। भारत और नेपाल के संयोग से अरुण जल विद्युत परियोजना का जो है सहयोग से बनी है। भूटान की बात करें, भारत भूटान में कई जल विद्युत परियोजनाएं भारत और भूटान के साथ, लेकिन अरुण नदी बेसिन की जल विद्युत परियोजना भारत नेपाल के सहयोग से जुड़ी हुई है। ये आ गया उत्तर, भारत और नेपाल के सहयोग से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, तो उसके अनुसार राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी जो क्षेत्र है, मैदान वाली जो भाग है वहाँ पर कितने प्रतिशत तक वन होना चाहिए मैदानी क्षेत्रों में। तो मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत तक वन होना चाहिए, यह प्रश्न पूछा गया है। तो 9.32, 3.83, 33% या 20%। तो उत्तर हो जाएगा 20%। यदि मैदानी भाग है तो राष्ट्रीय पॉलिसी के अनुसार मैदानी भागों में लगभग 20% तो वन होना ही चाहिए। कितने प्रतिशत, 20%। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 20%। सामान्य राष्ट्रीय वनावरण लक्ष्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रतिशत है। सामान्य अगर बात करें लगभग 20% होना चाहिए, और सामान्य अगर न्यू बोले सामान्य राष्ट्रीय वन आवरण की बात कर रही है। सामान्य राष्ट्रीय वन आवरण लक्ष्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रतिशत कितना है, महत्वपूर्ण प्रतिशत है 33। सामान्य अगर सामान्य लगा के पूछे तो 33%। 20% सही है, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति में मैदानी जो क्षेत्र कौन से आ गए यहाँ पर, मैदानी क्षेत्र।
मैदानी क्षेत्रों के लिए लगभग 20% तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अधिक अनावरण का लक्ष्य रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो ज़्यादा होना ही होना है और मैदानी क्षेत्रों में लगभग 20 तो रहेंगे नहीं। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? रिटर, खुराना, ब्राउन और अरस्तु। तो उत्तर हो जाएगा रिटर। पारिस्थितिकी जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया था? रिटर के द्वारा। ध्यान रखें, पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी, इकोलॉजी कहते हैं पारिस्थितिकी को। तो पारिस्थितिकी जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया था? रिटर, रिटर, रिटर। ध्यान रखें, रिटर। रिटर के द्वारा पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अगर बात करें खुराना की, तो खुराना कौन है? खुराना कौन है भाई? खुराना देखो, हरगोविंद खुराना। क्या नाम है उनका पूरा नाम? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना का प्रमुख योगदान आनुवांशिकी और आणविक जीव विज्ञान में, तो पेपर में आ भी सकता है। जब ऑप्शन में दे रखा है तो पेपर में रिपीट हो सकता है। खुराना की बात करें तो हरगोविंद खुराना इनका पूरा नाम है। प्रमुख योगदान किसमें है? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के क्षेत्र में खुराना का योगदान है और आणविक जीव विज्ञान में भी खुराना का योगदान है। किसमें? आणविक जीव विज्ञान में और आनुवांशिकी में। आगे देखो, ब्राउन पारिस्थितिक शब्द के प्रवर्तक नहीं है। अरस्तु, अरस्तु प्राचीन जीव विज्ञान और दर्शन के, तो अरस्तु की बात करें तो अरस्तु भी फेमस व्यक्ति थे। तो मतलब प्राचीन जीव विज्ञान, प्राचीन जो जीव विज्ञान है और ये दर्शन, दर्शन शास्त्र के प्रणेता अरस्तु बहुत महान विद्वान थे। लेकिन इकोलॉजी शब्द का उत्तर ये किसने दिया? रिटर ने, रिटर के द्वारा दिया गया। परीक्षा तथ्य में अगर देखें तो सामान्यतः इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल, यानी कि अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये वाला जो शब्द है इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था और 1866 में दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा जो है, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा जो है 1866 में यह दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न में स्रोत प्रिंटिंग को ध्यान से देखें तो उत्तर हो जाएगा रिटर, ऑप्शन के हिसाब से। इंद्रावती नदी की बात करें तो इंद्रावती नदी, खाली जगह, नदी की सहायक नदी कौन सी है? महानदी, कावेरी, गोदावरी या कृष्णा। तो उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो नदी है वह इंद्रावती नदी जो होती है वह गोदावरी नदी की सहायक नदी। ध्यान रखें, गोदावरी जो नदी बहती है तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी होती है? वो जाएगी इंद्रावती। इंद्रावती जो नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। इंद्रावती जो नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? इंद्रावती। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। देखो आप, ये देखिए, गोदावरी, गोदावरी नदी सही है बिल्कुल। इंद्रावती जो है गोदावरी नदी की, इंद्रावती जो है वो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इंद्रावती, ध्यान रखें, इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। असत्य कथन को छांटिए, गलत कथन छांटना है। ग्रेफाइट को एक स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता। ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो असत्य कथन मतलब गलत कथन छाड़ना है। ग्रेफाइट को एक स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्नेह, तो ग्रेफाइट को बिल्कुल एक स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता, ये कथन गलत है। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन ही गलत है। ये जो है ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत को क्या करता है? विद्युत को प्रवाहित करता है। ग्रेफाइट की बात करें, हाँ, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत को क्या करता है? जो है प्रवाहित करता है। ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है, बिल्कुल ग्रेफाइट परतीय संरचना में पाया जाता है। और ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ग्रेफाइट एक प्रयोग एक स्नेह के रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो ग्रेफाइट की परतों के बीच कमजोर आकर्षण होने के कारण स्नेह के रूप में उपयोगी होता है। ग्रेफाइट की परतों के बीच आकर्षण क्या होता है? कमजोर होता है, इस वजह से स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है। देखो, अच्छा सुचालक है। ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? अच्छा सुचालक है, जबकि वह नहीं दे रखा है, इस वजह से ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अच्छा चालक है ये। ग्रेफाइट में कार्बन, ग्रेफाइट में क्या पाया जाता है? कार्बन। तो कार्बन परमाणुओं की परतीय संरचना होती है। एक परत के ऊपर दूसरी परत होती है, किसकी? कार्बन परमाणु की संरचना पाई जाती है। आगे बात करें, ग्रेफाइट में मुक्त या विस्थानीकृत, अगर बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में मुक्त और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन जो विद्युत चालकता में क्या करते हैं? विद्युत चालकता में जो योगदान देते हैं। आगे बात करें नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वह नदी जिसे पश्चिमी बंगाल का, पश्चिम जो बंगाल है उसका शोक कहा जाता है। गंडक, इनमें से कोई नहीं, दामोदर या ब्रह्मपुत्र। उत्तर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी जो होती है उस दामोदर नदी, इंद्रावती जो नदी होती है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? इंद्रावती।
अभी आया था। तो इंद्रावती जो नदी होती है वो दामोदर नदी की सहायक नदी हो जाएगी, इंद्रावती नदी। और अगर बात करें बंगाल का अशोक, तो बंगाल का अशोक किसे कहा जाता है? बंगाल का अशोक किसको कहा जाता है? बंगाल का अशोक दामोदर, दामोदर नाम का एक व्यक्ति, इसे ध्यान रख लेना। दामोदर नाम का एक व्यक्ति था, उसको बंगाल का क्या था? बंगाल का अशोक था, बंगाल का दुख था। इस वजह से बंगाल का अशोक दामोदर को कहा जाता है, दामोदर नदी को। गंडक, गंडक गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अगर बात करें गंडक, गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी में नहाने कौन गया? गंडक, यानी कि कुत्ता, कुत्ता नहाने गए, ऐसे ध्यान रख लेना। कुत्ता नहाने कहाँ पर गया? गंगा में। तो कुत्ते को क्या बोलते हैं? गंडक। तो गंडक जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। और वैसे भी ग आ रहा है तो ग से गंडक हो जाएगा। और इनमें से कोई दामोदर, दामोदर सही नदी है। नदी में ऐतिहासिक रूप से आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अशोक कहा जाता है। देखो क्यों कहा जाता है, कारण क्या है इसका? दामोदर जो नदी होती है वो बिल्कुल सही आंसर है। दामोदर नदी में ऐतिहासिक रूप से आने वाली बाढ़, बाढ़ के कारण, जब इसमें बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के कारण इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का अशोक कहा जाता है। दामोदर नदी में बाढ़ आने के कारण बंगाल का अशोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र अत्यधिक जल प्रवाह वाली नदी है, ठीक है। अत्यधिक जल प्रवाह वाली नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नाम ही क्या है? ब्रह्मा का पुत्र, जैसे ब्रह्मपुत्र, इसका नाम ही क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो अत्यधिक क्या होने के कारण, अत्यधिक जो है इसमें जल प्रवाह वाली नदी होने के कारण इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। 5 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में यह प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी लोह अयस्क की किस्म है? लोह अयस्क यानी कि लोहा है। बिटुमेंस, हेमेटाइट, एंथ्रेसाइट और गैलेना। हेमेटाइट हो जाएगा। हेमेटाइट, बिटुमेंस कोयले की एक श्रेणी है, लोह अयस्क नहीं है। हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3, सूत्र ध्यान रखिए इसका, Fe2O3, 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 हेमेटाइट। हेमेटाइट बिल्कुल सही है। Fe2O3 भारत का प्रमुख लोहा इसके। एंथ्रेसाइट उच्च श्रेणी का क्या होता है? एंथ्रेसाइट जो है उच्च श्रेणी का कोयला है, उच्च श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। गैलेना क्या होती है? गैलेना शीशे का इसके। तो एंथ्रेसाइट उच्च श्रेणी का कोयला है, गैलेना मुख्यतः शीशे का क्या माना जाता है? अयस्क माना जाता है। अगले प्रश्न देखिए, CET को जो 10+2 स्तर 2023 11 फरवरी 2023 को पूछे गए थे। हिमालय की निम्नलिखित श्रेणी में से जो नेपाल में नहीं है, नेपाल में जो चीज़ नहीं है, एक तो धौलागिरी दे रखा है। धौलागिरी बिल्कुल नेपाल के बिल्कुल बीच में है और सबसे लगभग उच्चतम चोटी है धौलागिरी। कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है दक्षिण क्षेत्र में है। हिमालय की निम्नलिखित चोटी में जो नेपाल में नहीं है, देखो नेपाल में जो है कौन कौन सी है? नेपाल में जो है धौलागिरी है। एक तो नेपाल की बात करें तो नेपाल में एक तो धौलागिरी है। धौलागिरी कहाँ की? नेपाल की, ठीक है। नेपाल की क्या है? नेपाल की एक तो धौलागिरी है। नेपाल की एक क्या है? मकालू है। मकालू भी किसके है? नेपाल के। अन्नपूर्णा भी क्या है? किसकी है? नेपाल की। तो ध्यान रखें, नेपाल की चोटी एक तो धौलागिरी है, एक मकालू है और एक अन्नपूर्णा है। कौन सी नहीं है? कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम है ना, कंचनजंगा। धौलागिरी निम्नलिखित निम्न में से जो नेपाल में नहीं है वह ड्रोन नहीं है, जो नेपाल में नहीं है। धौलागिरी है, मकालू है, अन्नपूर्णा है। धौलागिरी गलत। धौलागिरी पर्वत नेपाल में स्थित है और हिमालय की प्रमुख चोटियों में से एक है। कंचनजंगा सही है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य, कहाँ से है? भारत के सिक्किम। कंचनजंगा जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य में कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम में, और नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मकालू। मकालू जो है नेपाल में स्थित हिमालय की प्रमुख चोटी है मकालू। अन्नपूर्णा की बात करें, अन्नपूर्णा पर्वत समूह नेपाल में स्थित है। तो कंचनजंगा सिक्किम की प्रमुख चोटी है। हीराकुंड, हीराकुंड बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी। हीराकुंड बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पहला है ओडिशा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है हरियाणा। तो उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में कौन सा बांध है? ओडिशा में हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ओडिशा। हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ओडिशा में। तो ध्यान रखिए, हीराकुंड बांध, हीरा कहाँ पे मिलेगा? ओडिशा में हीरा मिलेगा। तो हीराकुंड बांध ओडिशा में। हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में बनाया गया है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। नाम ही क्या है? हीरा। तो हीरा तो कहाँ पे मिलेगा? महानदी पे मिल सकता है। तो महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड। और कहाँ पर मिलेगा? ये ओडिशा में जाके मिलेगा हीरा। तो हीरा ओडिशा में मिलेगा और कौन सी नदी पर मिलेगा? महानदी पर। देखिए झारखंड जो है, झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है हीराकुंड बांध झारखंड में नहीं है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना आदि प्रमुख परियोजना है। पश्चिम बंगाल दामोदर
घाटी परियोजना स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ऐसे ध्यान रख जाएगा। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में। हरियाणा जो है हीराकुंड परियोजना हरियाणा में नहीं है। अगर बात करें गंगा नदी की कौन सी नदी बायां किनारा की सहायक नदी नहीं है? बायां जो किनारा है गंगा नदी का, तो गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? बाएं तरफ कौन सी नहीं बहती गंगा के? तो देखो आप, यमुना, एक तो होती है यमुना, गंडक भी है, एक यमुना है, एक घाघरा है, एक कोसी है। एक तो यमुना है, एक गंडक है, घाघरा और कोसी। तो उत्तर हो जाएगा यमुना। यमुना जो नदी होती है वह दायां किनारा सहायक नदी नहीं है। यमुना भी सहायक नदी है गंगा की, लेकिन जो यमुना नदी है वो दायां किनारा नहीं है। ठीक है, यमुना जो नदी है वो कौन सा किनारा नहीं है? दायां किनारा नहीं है। गंडक नदी गंगा नदी के बाएं किनारे की ओर, बाएं किनारे की सहायक नदी होती है गंडक नदी। और अगर बात करें आगे घाघरा नदी गंगा नदी की बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदी है। घाघरा नदी भी बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदी है। कोसी नदी भी गंगा की बाएं किनारे की सहायक नदी है। तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि कोसी नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी, ये तो कौन से किनारे की है? बाएं किनारे की। और एकमात्र दाएं किनारे की कौन सी है? यमुना। यमुना जो नदी है एकमात्र वो दाएं किनारे की नदी है। तीस्ता और दियांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है। तीस्ता और दियांग जो नदी है उसके बीच कौन सा हिमालय जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय। तो उत्तर हो जाएगा असम हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच माना जाता है। अगर बात करें किसकी? कुमाऊं हिमालय की बात करें तो कुमाऊं हिमालय सतलुज, कौन सी नदी? सतलुज, ध्यान रखें सतलुज। एक तो सतलुज और काली नदी, कौन सी नदी? एक तो सतलुज और काली नदी के बीच तो कौन सा? कुमाऊं। तो काली से हो जाएगा काली से क्या हो जाएगा? क से कुमाऊं। कुमाऊं और कौन सी नदी? सतलज नदी। तो कुमाऊं, सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें नेपाल की, तो नेपाल हिमालय मुख्यतः काली और तीस्ता नदी के बीच। नेपाल की बात करें तो नेपाल को कैसे ध्यान रखोगे? नेपाल जो है कौन सी? तीस्ता नदी और काली नदी, इसमें भी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के भाग को क्या कहलाते हैं? ये नेपाल हिमालय किया जाता है। नेपाल हिमालय के साथ तीस्ता नदी और बीच के, तो नेपाल हिमालय जो है मुख्यतः काली और तीस्ता नदी के बीच में विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं असम हिमालय तीस्ता और दियांग, ध्यान रखें तीस्ता और दियांग। तीस्ता, एक तो तीस्ता नदी और दियांग नदी, तो ध्यान रखें तीस्ता नदी और दियांग नदी। तीस्ता और दियांग नदी असम हिमालय। तो तीस्ता और दियांग नदी के बीच का जो हिमालय होता है उस हिमालय क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। और अगर बात करें पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय गलत है। और पंजाब हिमालय पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिम भाग में। पश्चिम भाग में क्या है? पश्चिम भाग में पंजाब हिमालय है। तो असम की बात करें तो असम में तीस्ता नदी हो जाएगी और एक दियांग नदी हो जाएगी। एक तो तीस्ता नदी और एक दियांग नदी हो जाएगी। और अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल में एक तो तीस्ता नदी हो जाएगी और एक काली नदी हो जाएगी। तो फ़र्क इतना सही है इसमें। नेपाल में भी तीस्ता है और असम में भी तीस्ता है। ठीक है, फ़र्क कहाँ आ रहा है? काली नदी तो अगर आती है तो वो नेपाल में चल जाएगी, और दियांग नदी आती है तो कहाँ आ जाएगी? असम में आ जाएगी। और काली और सतलुज नदियों के बीच वाला भाग क्या कहलाता है? कुमाऊं हिमालय। आगे बढ़ते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को खाली जगह का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बिहार। उत्तर हो जाएगा रानीपुर कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। रानीपुर वन्यजीव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। इंदिरा गांधी, तो रानीपुर कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वानिकी प्रोजेक्ट यानी कि ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वानिकी प्रोजेक्ट यानी कि ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड का संयुक्त साहस है। निम्न में से कौन से दो राष्ट्र के बीच ये समझौता हुआ? ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड के बीच में किस किस के बीच समझौता हुआ? भारत और चीन के बीच, भारत जापान के बीच, भारत बांग्लादेश, भारत और कनाडा। उत्तर हो जाएगा भारत और जापान के बीच। तो भारत और जापान के बीच जो है OECF
सहयोग का संबंध भारत और जापान के सहयोग से है। भारत और जापान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट में ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड में भारत और जापान, ठीक है, भारत और जापान के बीच समझौता हुआ था। उत्तर हो जाएगा भारत और जापान। अगला प्रश्न है भारत और चीन गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाथी परियोजना का कब प्रारंभ की गई थी? हाथी परियोजना, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? फरवरी 1992, अप्रैल 2002, अप्रैल 1992, फरवरी 2002। तो फरवरी 1992। तो फर कौन उड़ गया? हाथी उड़ गया, ऐसे ध्यान रख लेना। फर कौन उड़ गया? हाथी उड़ गया। तो फरवरी 1992 फरवरी 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। फरवरी 1992 सही है। भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए, हाथी के बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट था, फरवरी 1992 में शुरू किया गया था। कौन से कार्यक्रम का अकाल राहत से सीधा संबंध है? अकाल राहत सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम, नरेगा, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम दोनों, या मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम? तो उत्तर हो जाएगा दोनों, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम दोनों। एक तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम दोनों। तो सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम आंशिक रूप से सही है। सूखा संभावित जो क्षेत्र है, संभावित यानी कि संभावित यानी कि डाउटेड, तो सूखा संभावित जो क्षेत्रीय कार्यक्रम है वह सूखा संभावित जो क्षेत्रीय कार्यक्रम है तो आंशिक रूप से यह सही है, क्योंकि यह सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास से जुड़ा हुआ है, लेकिन अकेला उत्तरपूर्ण नहीं है। नरेगा का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करवाना है, और दोनों सही है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम दोनों का संबंध सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास राहत कार्य से होता है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम आंशिक रूप से सही है, क्योंकि यह मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है, लेकिन प्रश्न में दोनों अपेक्षित है। निम्न में से किस पादप से रेशे, तेल और चारा प्राप्त होता है? मतलब वो कौन सा पादप है जिससे रेशा भी मिले अपन को? क्या क्या मिले? एक तो रेशा मिले, एक तेल मिले और एक चारा मिले। मतलब चारे की प्राप्ति हो जाए, तेल की प्राप्ति हो जाए, रेशे की प्राप्ति हो जाए, तो वो कौन सा है? कपास, मूंगफली, जूट या अलसी? उत्तर हो जाएगा कपास। कपास से हमें सब मिलेगा। कपास से हमें रेशा प्राप्त होता है, ठीक है, रेशा प्राप्त होता है कपास से। और उसके बाद कपास के जो बीज होते हैं, उन बीज से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है, और हमें खली या चारा भी प्राप्त होता है। कपास, रेशा, बीज से तेल और चारा। मूंगफली जो एक खाद्य तेल और खली मिलती है मूंगफली से, लेकिन कपास जिससे रेशा नहीं मिलता। जूट की बात करें, जूट रेशा प्रदान करता है केवल, जूट में सिर्फ क्या निकलता है? रेशा। अलसी की बात करिए, अलसी से क्या निकलता है? अलसी से तेल निकलता है, रेशा भी प्राप्त होता है, लेकिन प्रश्न के संदर्भ में सही उत्तर क्या है? कपास से तीनों चीज़ मिलेगी। CET 10+2 11 फरवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में दो अवयव होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि अर्नेस्ट हैकल के द्वारा ये दिया गया था, और ऑप्शन में रीटर हो तो रीटर। पेड़ और कवक अगर दोनों आए तो अर्नेस्ट हैकल करना है। अर्नेस्ट हैकल। पेड़ और कवक, पारिस्थितिकी तंत्र में दो अवयव कौन से होते हैं? पेड़ और कवक, जैविक और अजैविक, मनुष्य और पहाड़, पादप और जंतु। पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, जैविक और अजैविक। पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में एक तो जैविक होता है, एक अजैविक होता है। तो पेड़ और कवक की बात करें तो दोनों क्या है? पेड़ में भी जान होते हैं, कवक में भी जान होती है, तो दोनों तो कौन से घटक हो गए? जैविक घटक हो गए। जबकि पारिस्थितिक तंत्र में जो है जैविक भी होते हैं, अजैविक भी होते हैं, सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक यानी बायोटिक, जैविक किसको कहते हैं? बायोटिक, और अजैविक अबायोटिक, दोनों घटक पाए जाते हैं। जैविक और अजैविक दोनों घटक पाए जाते हैं पारिस्थितिकी में। मनुष्य और पहाड़, मनुष्य पहाड़ गए, मनुष्य जैविक है, पहाड़ जो है अजैविक घटक का उदाहरण, लेकिन ये दो व्यापक वर्ग नहीं। भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमान क्षेत्र में स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई। स्प्रिंकल यानी कि जो है फव्वारे द्वारा सिंचाई। तो भारत की सबसे पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है जिसके पूरे कमान क्षेत्र में स्प्रिंकल सिंचाई अनिवार्य कर दी गई? तो फव्वारा सिंचाई अनिवार्य कर दी गई। जवाई परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। उत्तर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। जवाई परियोजना की बात करें, ये राजस्थान की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, ठीक है। माही बजाज सागर माही नदी पर आधारित परियोजना है। बीसलपुर की बात करें, बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर बनाई गई है, टोंक जिले में। नर्मदा नहर परियोजना जो है उसमें जल
का कुशल उपयोग, जल का कुशल उपयोग करने के लिए स्प्रिंकल फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा दिया गया है। नर्मदा नहर परियोजना। हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में विस्तृत कीजिए। मतलब उत्तर से दक्षिण क्रम में विस्तृत करना है। उत्तर से दक्षिण, ये तो ऊपर का जो पार्ट है ये वाला, ये उत्तर है और इधर नीचे गए दक्षिण। तो हिमालय ऊपर से नीचे, ठीक है, इस प्रकार से इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जास्पर, लद्दाख, काराकोरम, शिवालिक। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? पहला उत्तर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है उत्तर काराकोरम। एक तो पहले तो कौन सी आ जाएगी? काराकोरम। इसे ध्यान रखें, काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम के बाद आ जाएगी लद्दाख। लद्दाख से ऊपर कौन है? काराकोरम। लद्दाख के बाद आ जाएगी जास्कर। जासक नीचे नीचे कौन सी आ जाएगी? शिवालिक। तो ध्यान रखें, नीचे नीचे कौन सी है? शिवालिक है। और ऊपर ही ऊपर कौन सी है? काराकोरम। काराकोरम के बाद आ जाएगी लद्दाख। लद्दाख के बाद आ जाएगी जास्कर। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो जाएगा काराकोरम, सेकंड नंबर हो जाएगा लद्दाख, थर्ड नंबर हो जाएगा जास्कर और फोर्थ नंबर हो जाएगा शिवालिक। ग्यारह दो 2023 शिफ्ट सेकंड के प्रश्न। चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रभावित करती है? तो चंबल नदी की बात करें, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश यमुना में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर नंबर सी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो चंबल नदी का मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती हुई, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। दिल्ली में कौन सी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी की कृष्णा नदी की सहायक नदी? पूर्णा, कोयना, मूसी या भीमा? तो उत्तर हो जाएगा पूर्णा। पूर्णा की बात करें तो पूर्णा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। पूर्णा की बात करें तो पूर्णा किसकी नदी, किसकी है? तापी नदी की। तापी में क्या आ रहा है? प से क्या हो जाएगा? पूर्णा। तो पूर्णा किसकी नदी है? तापी, यानी ताप क्या हो गया? पूरा हो गया। तो तापी नदी पूर्णा नदी की सहायक नदी है। मतलब तापी नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? पूर्णा। कोयना, कोयना जो है कृष्णा नदी, कोयना, क से कोयना, क से कृष्णा, क से करना, क से कोयना। कृष्णा नदी जो है, कोयना जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है कृष्णा नदी। मूसी, मूसी का बात करें कृष्णा यानी कि वो काली है, तो काली है तो मूसी है ना, ऐसे ध्यान रख लेना। मूसी, मूसी यानी कि कृष्णा। कृष्णा जो नदी है वो किसकी है? मतलब मूसी नदी भी कृष्णा नदी की। कोयना, कोयना नदी, कोयला, कोयला भी क्या है? काला है। कृष्णा भी काला है, तो यानी कि दोनों काले काले हैं। तो मतलब कोयना भी कृष्णा और मूसी भी कृष्णा। और भीमा, भीमा, भीमा भी कृष्णा। भीमा, कोयना और मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और तापी की कौन सी हो जाएगी? पूर्णा। पूर्णा जो है तापी की सहायक नदी है। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा गया है? तो रेंगती हुई मृत्यु मृदा उर्वरता का ह्रास, वनों का ह्रास, वनों की कमी और एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है वनों का ह्रास। सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, ये मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। मृदा उर्वरता का ह्रास, मृदा की उत्पादकता का धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाना एक दीर्घकालीन समस्या है, जिसे रेंगती हुई मृत्यु के रूप में व्यक्त किया गया है। तो रेंगती हुई जो मृत्यु है वह मृदा की उत्पादकता में धीरे धीरे क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जो दीर्घकालीन समस्या है वो मृदा की उर्वरता रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है। वन्य जीवों की मृत्यु, ये कथन गलत है। CET 10+2 11 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड का प्रश्न है। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना है? पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत की और इंडिया। तो पूरे भारत में पठारी क्षेत्र कितना है? 56, 27%, 43%, 30%। अगर बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत में जो है कितना प्रतिशत है? 27%। पूरे भारत में कितना प्रतिशत पठारी प्रदेश है? पठारी 27%। भारत के भौतिक विभाजनों में पठारी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना प्रतिशत माना गया है? 27% पूरा पठारी प्रदेश है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? केवलादेव, बेतला, मानस असम में स्थित, बांधवगढ़। उत्तर हो जाएगा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। बेतला कहाँ पर है? बेतला है झारखंड में। बेतला तो झारखंड।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, मानस असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम, मानस असम। बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बेतला झारखंड। बेतला कहाँ पर है? बेतला झारखंड में स्थित है। बेतला झारखंड में स्थित है। बेतला कहाँ पर है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ क्षेत्र है। बांधवगढ़ क्या है? बस है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में क्या है? बाघ क्षेत्र। तो बाघ क्षेत्र बस है। बांधव बस है। बाघ क्षेत्र, बाघ क्षेत्र मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? देखो, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, जो नदी जो द्वीप है कौन सा? माजुली। माजुली की बात करें तो माजुली क्या है? माजुली एक नदी द्वीप है जो किसका है? विश्व का। इनके विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? कौन सी नदी में है ये माजुली द्वीप? माजुली नदीय द्वीप कौन सी नदी में है? अमेजन में, गोदावरी में, ब्रह्मपुत्र में और सिंधु में। तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मा जी की। तो अमेजन नदी नहीं होगा, तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है? तो ये माजुली द्वीप है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो अमेजन की भी ध्यान रख लें। अमेजन जो नदी अगर बात करें, अमेजन अमेजन जो नदी है वो कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका की नदी है अमेजन। तो अमेजन जो नदी होती है वो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी मानी जाती है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी पर माजुली द्वीप स्थित नहीं है। तो अमेजन दक्षिणी अमेरिका की है। ब्रह्मपुत्र माजुली असम में। ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही आंसर है। माजुली जो द्वीप समूह है वो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित प्रसिद्ध नदी द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? असम में। इसे ध्यान रह जाएगा। तो माजुली द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? असम में बहती है। सिंधु गलत हो जाएगा। माजुली सिंधु में नहीं है। वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड प्रकार का होता है। वृक्ष की बात करें तो वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड प्रकार का होता है। वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? उल्टा, सीधा, दोनों या शून्य? तो अगर बात करें उल्टा, तो उल्टा सही है। वृक्ष आधारित जो पारितंत्र होता है उसमें एक बड़े वृक्ष पर अनेक शाकाहारी जीव और परजीवी पाए जा सकते हैं। इसलिए जीवों की संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है। जीवों की जो संख्या होती है उसका पिरामिड कैसा होता है? मान लो कोई भी जीव है, उन जीवों की संख्या का पिरामिड कैसा हो जाएगा? उन जीवों की संख्या का उल्टा हो सकता है। उन जीवों की संख्या का पिरामिड कैसा हो जाएगा? उन जीवों की संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है। सीधा, सीधा की बात करें सामान्यतः वृक्ष पारितंत्र की संख्या पिरामिड के लिए उपयुक्त नहीं है और दोनों गलत है और उल्टा पाया जाएगा। कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है? तो मृदा का मुख्य घटक कौन सा है? कौन सा नहीं है? लवण, जल, खनिज या ह्यूमस? तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? लवण। तो लवण जो है सही है। मृदा के प्रमुख घटकों में खनिज पदार्थ आता है, कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं, यानी कि खनिज पदार्थ आ जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं, ह्यूमस आ जाता है। कार्बनिक पदार्थ यानी कि ह्यूमस आ जाता है, जल आ जाता है, वायु आ जाता है, शामिल होते हैं। सामान्य रूप से लवण को प्रमुख घटक नहीं माना जाता। जल तो महत्वपूर्ण घटक है। खनिज मुख्य भाग होता है। ह्यूमस मृदा के जैविक पदार्थ का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल कहाँ पर है? अरिट्टापट्टी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक तो अरिट्टापट्टी ध्यान रखें। अरिट्टापट्टी और अरिट्टापट्टी जैव विविधता धरोहर स्थल कहाँ का है? केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का या फिर कर्नाटक का? उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु में ऐसे ही नाम होते हैं। तमिलनाडु, अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम। बात करें अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम की, तो अरिट्टापट्टी मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित जैव विविधता, इनके जैव विविधता संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में? पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गुजरात? तो उत्तर हो जाएगा केरल। पेरियार टाइगर रिजर्व का में स्थित है केरल में। पेरियार ऐसे लिखेंगे, पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार ज्यादा आ रहा है तो किससे हो जाएगा? केरल। केरल में हो जाएगा पेरियार केरल, पेरियार केरल।
तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में। तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के इडुक्की, कहाँ पर? केरल का भी कौन सा क्षेत्र है? इडुक्की। केरल के इडुक्की क्षेत्र में, केरल का जो क्षेत्र है पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरल के इडुक्की क्षेत्र में स्थित है। इडुक्की क्षेत्र में स्थित है। गुजरात में गिर गुजरात, गिर कहाँ पर है? गिर गुजरात। गिर कहाँ पर है? गिर गुजरात। गिर गुजरात प्रमुख अभ्यारण्य है गिर गुजरात। चिल्का झील उड़ीसा नदी के डेल्टा दक्षिण में स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है? महानदी। उड़ीसा की कौन सी नदी? उड़ीसा की है महानदी। चिल्का झील उड़ीसा महानदी। चिल्का झील उड़ीसा महानदी। चिल्का झील उड़ीसा महानदी। ठीक है। कावेरी के बाद कावेरी नदी डेल्टा तमिलनाडु में। कावेरी नदी का डेल्टा कहाँ पर है? कावेरी नदी का डेल्टा तमिलनाडु में। कावेरी नदी का जो डेल्टा है वो कहाँ पर है? कावेरी नदी का डेल्टा तमिलनाडु में। महानदी चिल्का झील उड़ीसा में। महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित विशाल लेगुन झील है। यहाँ से प्रश्न वापस पूछा जा सकता है। कावेरी की बात करें तो कावेरी तो कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु में जो डेल्टा है कावेरी का डेल्टा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। जबकि महानदी का डेल्टा कहाँ है? उड़ीसा में। महानदी, इसका नाम ही क्या है? महानदी तो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है तो चिल्का, महानदी चिल्लाएगी तो महानदी। चिल्का झील उड़ीसा में। महानदी डेल्टा के दक्षिण में कहाँ पर है? दक्षिण में स्थित है विशाल लेगुन झील है। दक्षिण में स्थित जो है विशाल लेगुन झील है, दक्षिण में स्थित। नमस्कार दोस्तों, सीईटी का एक टॉपिक भारत का भूगोल। तो इससे रिलेटेड सीईटी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उनको हम विस्तृत रूप से हल करने जा रहे हैं, जिसमें सीईटी 10+2 के 4 फरवरी 2023 के और 5 फरवरी 2023 के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट फर्स्ट के जो पेपर हुआ था 4 फरवरी को, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या पहले पर। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था? 2001, 2002, 1984, 85, 1977, 78 या 1980 या 81? तो उत्तर हो जाएगा 1977-78। 1977-78 की बात करें तो 1977-78 में मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास के लिए, मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के विकास के लिए मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए 1977-1978 में मरुस्थलीय जो है ये 1977-1978 में मरुस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। तो ठीक है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 2, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ना। 2019 की जो रिपोर्ट है इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट की, तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं होना चाहिए। जहाँ पर वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है तो वो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो है वह सही विकल्पों में हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में, किसकी तुलना में? क्षेत्रफल की तुलना में वन क्षेत्र जो है वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे कम किसका है? हरियाणा का है क्षेत्रफल की तुलना में। आगे अगर बात करते हैं अपन किसकी? उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र हरियाणा से अधिक है। पंजाब की बात करें तो हरियाणा से अधिक है पंजाब का भी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो वन क्षेत्र है वह तो बिल्कुल क्या है? लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन दिए गए विकल्पों में न्यूनतम कौन सा आ जाएगा? हरियाणा। अगला प्रश्न है तवांग क्षेत्र कहाँ पर है? सिक्किम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश, असम में? उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में तो गंगटोक शहर है। कौन सा शहर है? गंगटोक शहर, जिसको मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता था, जहाँ की शाम सुंदर होती है, दिन सुंदर होता है, सुबह सुंदर होती है। उत्तराखंड की बात करें पश्चिमी हिमालय का राज्य है। उत्तराखंड की बात करें तो जो पश्चिम साइड का जो हिमालय है तो पश्चिमी हिमालय का जो है राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तवांग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित महत्वपूर्ण हिमालय क्षेत्र है। तो अरुणाचल प्रदेश भी कौन से भाग में है? पश्चिमी भाग में है। उसके पश्चात बात करते हैं अपन असम की। तो असम तवांग से दक्षिण दिशा में असम की बात करें तो असम क्या है? तवांग के दक्षिण दिशा में स्थित है।
भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो बाघ परियोजना की बात करें तो बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1972, 1 मार्च 1972, 1 मार्च 1973 या 1 अप्रैल 1973। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो बाघ परियोजना है वो कब स्टार्ट की गई थी? 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी। तो 1 अप्रैल 1972 का वर्ष गलत है। 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट जो टाइगर है वह 1 अप्रैल 1973 को जो है प्रारंभ किया गया था। और भारत में बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के बचाव के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया था। उसके पश्चात अगला प्रश्न है एबोनी वृक्ष। एबोनी वृक्ष कौन से वनों में मिलते हैं? शंकुधारी सदाबहार वनों में, भूमध्य सागरीय वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में या पर्वतीय मानसून वनों में? तो उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में।